Good morning, students and friends. This is Mr. Peter Titus from Salem classes. Students, today our discussing topic will be the last lesson. Now, this day we are discussing about this chapter. Already, we have discussed it within two parts, and today it will be third part. Okay, so in that way we have discussed about the outward situation of friends and inward situation of friends. Means when he was outside, what he was doing, and when he has come to the school, and what he has seen there in the classroom. So already in that two part we have discussed, but today we will discuss that what is the importance of their own language. Okay, what is the importance of their own language? Means through this lecture, what Mr. M. Hamel want to say, the importance of the language. So then let's begin. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon at the same time. You forward it to your friends and to your classmates. So that let's begin. So I would like to read to you from the above paragraph. Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. तो अभी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमेल कुछ बताने जा रहे हैं. अब बताने के लिए वो खड़े हो भी जाते हैं. saying that it was the most beautiful language in the world. वो इसमें यही कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. द क्लियरेस्ट ऑफ द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. उनका कहने का मतलब ये है, वो किसी भी तरह से यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी जो भाषा है उसको क्या करना चाहिए, उसी को गार्ड करके रखना चाहिए. ठीक है, उसको संभाल कर रखना चाहिए. बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एंसल्ट as long as they hold fast to their language. जब लोग एंसल्ट होते हैं तो सबसे पहला मतलब प्रक्रिया रहता है, सबसे पहला काम रहता है कि वो अपनी भाषा को क्या करे, उसे संभाल करके रखे. इट इज़ as if they had the key to their prison. और उनका प्रिजन का वही की होता है. देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन. फिर उसके बाद वो ग्रामर की किताब को निकालते हैं और हमारे लिए रीडिंग करते हैं. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. फ्रांस कहता है कि मैं बड़ा ताजुब हो गया कि मुझे कैसे समझ में आ गया. उसका मतलब हो सकता है कि पहले उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार जैसे एम हैमेल ग्रामर की किताब को उठाते हैं और रीडिंग करने लगते हैं, तब फ्रेंच को ये समझ में आ जाता है. ऑल ही सेड सीम टू ईजी, सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली. तो उसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मुझे समझ में आ रहा है तो पहले मैं कभी भी ध्यान से क्लास को नहीं सुन पा रहा था, और शायद यही एक रीज़न था जिसके चलते मुझे समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन आज जब मैं अटेंटिवली क्लास को सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस. और ऐसा भी है कि पहले वो इतना पेशेंस रख करके कभी समझाए भी नहीं थे. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पोर मैन वांटेड टू कीप अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है कि लीव करने से पहले, यानी हम लोग को छोड़ने से पहले, उसके अंदर जितना भी नॉलेज है, उसके अंदर जितना भी जो भी कुछ ज्ञान है, वो सब कुछ
हमारे लिए क्या करना चाहता है, उसको छोड़ने के लिए चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और एक ही झटके में ही वो सब कुछ क्या करना चाहते थे कि हमारे दिमाग में उसको रखना चाहते थे। आफ्टर ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर ग्रामर के लेक्चर सुनने के बाद और हमें क्या करना था कि हमारे लिए लेसन राइटिंग करने का वक्त आ गया। दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन उनके पास हमारे लिए नया कॉपी भी था, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत सुंदर तरीके से मतलब राउंड हैंड करके उसको सजाया हुआ था। फ्रेंड्स अल्सेस they looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desk। हमारा जो डेस्क का जो टॉप साइड है उसी में उसको हैंग किया गया था, और जैसे कि ये कोई फ्लैग फ्लोटिंग हो रहा है, और ये सारे कॉपीज ऐसा ही लग रहा था। यू आर टू हैव seen how everyone set to work and how quiet it was, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सभी बिल्कुल चुप होकर के रह गए थे। द ओनली साउंड was the scratching of the pens over the paper, और इतना जिसको हम पिन ड्रॉप साइलेंट कहते हैं उसी प्रकार साइलेंट वहाँ पे छा गया था, और सिर्फ इतना ही सुनाई दे रहा था। जो पेपर के ऊपर यदि कोई पेन लिखता है तो उस समय जो आवाज़ आती है वही आवाज़ ही सुनाई दे रहा था, बल्कि उसके अलावा और दूसरा कोई भी आवाज़ यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeon cawed very low, and I thought of myself, will they make them sing in German, even the pigeon? तो यहाँ पे वो कहते हैं सभी जो है बहुत ही शांत तरीके से लिख रहे थे, और ऐसे समय पर एक बिटल्स यानी एक छोटा सा कीड़ा है जो क्या कर रहा है कि रूम के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ क्या नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया, सब अपने कार्य में व्यस्त थे। और ऐसी दशा पर एक पिजन जो है वो क्या करती है, अपने आवाज़ को निकालती है। तभी फ्रेंच कहता है कि मैं मन में ऐसा सोचा, क्या इसी जो पिजन का जो साउंड है, पिजन का जो आवाज़ है, इसको भी क्या जर्मन में गाने के लिए बोलेंगे ये लोग? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and catching first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room। जैसे मैं थोड़ा ऊपर उठा करके अपना सिर को ऊपर उठा करके देखा, और तब मैंने क्या देखा कि एम हेमेल जो है अब मोशनलेस की कंडीशन में बैठे हुए थे। फ्रेंडशिप फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। वो उसी जगह पर करीब 40 साल से सेवा दे रहे थे। उनके जो गार्डन है वो भी हरा भरा दिख रहा है, और उसी सेम क्लासरूम में, जिस क्लासरूम में वो बैठे हैं जहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं, और इस तरह से वो 40 साल तक क्या किया था, उन्होंने सेवा दिया था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन ऑन स्मूथ, द walnut tree in the garden were later, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof। तो कई सारे पेड़ पौधे के बारे में ये बताया जा रहा है। चेंज अगर कुछ हुआ है तो डेस्क बेंचेस इन सभी में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन जो पेड़ पौधे वो लगा रखे हैं वो अभी भी क्या हो रहा है, दिख रहा है गार्डन में। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear
his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day। तो ऐसे समय पर फ्रांस कहता है कितने दुख की बात है, कितने मतलब टूटा हुआ हृदय की बात होगा ये जिस व्यक्ति ने 40 साल तक यहाँ पर सेवा करी और अगले दिन वो निकल जाएंगे, अगले दिन यहाँ से दूसरी ओर कहीं चले जाएंगे। और ऐसे समय पर ऊपर उनकी बहन जो है, जो ट्रंक वगैरह है, बक्स वगैरह है, वो सजाने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन वो बड़े हिम्मत के साथ, है ना, और बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। जैसा हमने लिख लिया, लिखने के बाद एक हिस्ट्री वाली लेसन अब यहाँ पे आ जाता है। एंड देन द बेबीज chanted their ba ba bee bo boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them। तो यहाँ पे जब हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो तभी कुछ इस प्रकार चैंटेड करने के लिए उनको कहा जाता है बा बी बी बो बू इस तरह से। तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति वो भी मतलब तैयार हो रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वॉच क्राइंग। और वो व्यक्ति भी मतलब जैसे और रोना हुआ आवाज़ की तरह लग रहा है। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम that we all wanted to laugh and cry। Oh, now, well, I remember it, that last lesson। तो जैसे ये उच्चारण हो रहा था, हम इस समय रोएंगे या हंसेंगे, इस बात हो रहा था, और ऐसा क्या करेंगे, इस प्रकार का महसूस हमें हो रहा था। और तभी एकदम से मुझे याद आता है कि भाई ये तो क्या है, हमारा लास्ट लेसन है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो ऐसे समय पर चर्च का जो घड़ी है, मतलब घंटा है, वो 12 बजे मतलब बज जाता है। तो एक्चुअली यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि सुबह के 6 बजे और दिन के 12 बजे और शाम के 6 बजे चर्च में बहुत बड़ा बड़ा घंटा होता है। तो वह बेल बजता है तो करीब 4-5 किलोमीटर दूर तक यह आवाज़ सुनाई देता है। ये उनकी परंपरा है। तो 12 बजे ये बजने का मतलब है अभी काम को रोका जाएगा और लोग ब्रेक मतलब जो लंच वगैरह करेंगे या थोड़ा रेस्ट करेंगे, इस प्रकार की बात है। देन द एंग्लिश at the same moment the trumpet of the Prussian returning from drill are sounded under our windows। फिर उसके बाद जो सोल्जर्स थे उनके ट्रम्पेट का साउंड भी, जो प्रूशियंस का सोल्जर्स थे उनके ट्रम्पेट के साउंड भी क्या हो रहा है, विंडो की तरफ से आ रहा है। वो लोग भी वापस आ रहे हैं। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। अब ऐसे समय पर जब चर्च की घंटी बज जाती है तब एम हैमेल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब पीला होकर के, मतलब पेल कलर होकर के, मुरझाए हुए हालत में। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैं इस प्रकार उनको कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड कि आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। Then he returned on the blackboard, took a piece of chalk, and bearing and with all his might, he wrote as large as he could। तो अपने धीरज को वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद चौक को लेते हैं और चौक को लिखने के बाद चौक को लेते हैं और बोर्ड में कुछ लिखना चालू करते हैं। और वो क्या लिखते हैं, Viva la France। Then he stopped
एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर उसके बाद ये लिखने के बाद अपना सिर को उस दीवार की ओर सटका देते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड ए gesture टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। फिर उसके बाद वो अपने हाथों से इशारा कर देते हैं कि अभी स्कूल डिसमिस हो गया, अब आप जा सकते हो। तो यहाँ पे इस थर्ड दिनों में मैं थोड़ा फास्ट ले लिया, क्योंकि क्या ऐसा ना हो कि आज फिर से फोर्थ पार्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे भी हो, मुझे उम्मीद है फर्स्ट जो डे था उसमें हमने देखा था फ्रेंड्स का जो बाहिक जीवन के बारे में, फ्रेंड्स का कैरेक्टर के बारे में। सेकंड डे को हमने देखा कि स्कूल का माहौल के बारे में, और थर्ड डे को हमने देखा कि लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस और क्लास का अंत का सिचुएशन के बारे में। सो आई होप you enjoyed it and you understood it very clearly. So if you have any doubt, so you can make a comment, either you can ask any question that I will be trying to help you. Okay, thank you. May God bless you. Have a good day.